नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आपने संख्या पद्धति के सवाल किए होंगे, संख्या पद्धति पढ़ी थी अपने। अगर जिन बच्चों ने सवाल नहीं किए हैं वे सवाल करें और अगर कोई समस्या आती है तो पूछें। अपन आगे पढ़ रहे हैं बहुपद, संख्या पद्धति के सवाल आप कर लेना और बहुत से बच्चों ने कर लिए। जो पीछे है सवाल करने में वो सवाल कर लें। बहुपद, बहुपद अपने 9वीं और 10वीं दोनों में टॉपिक है। 9वीं में आपने पढ़ा होगा। बहुपद खूब सारे बीजीय व्यंजक मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। वो जोड़ भागी गुणा भाग चिन्हों से आपस में कनेक्ट हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अपन देखते हैं बहुपद को कैसे व्यक्त करते हैं। एफ एक्स के रूप में व्यक्त करते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस बी। अगर ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस बी। दूसरा देखते हैं अपन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीसरा एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ध्यान से देखेंगे अपन, आप देखिए, बस समझिए आराम से, तसल्ली से कि ये पद x के रूप में लिखा हुआ है। ये पद जो है x के रूप में लिखा हुआ है। इसमें अपन गौर करेंगे x पर। किस पर? x पर। ये x इसका क्या है? बीज। बीज बोलते हैं इसे, इसलिए बीजीय व्यंजक बोलते हैं इन्हें। ये बीजीय व्यंजक मिलकर आपस में बहुपद का निर्माण करते हैं। तो ये x पर अपन विचार करते हैं। इस x में कितनी घात है? 1। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 2, 1। अपन को ये देखना है कि किसी भी पद में x की अधिकतम घात कितनी है। किसी भी पद में x की अधिकतम घात कितनी है ये देखना है। x की अधिकतम घात इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 2। ये देखिए आप, अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अधिकतम घात जो होती है, जो अधिकतम घात होती है, वही इस x की पूरी पद की घात होती है। इस f x की घात होती है। इसमें x की अधिकतम घात है 1, इसलिए इसे बोलेंगे एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद। रेखीय मतलब एक घातीय का मतलब है रेखीय, मतलब इसमें कोई भी घाते नहीं है, तो रेखा के रूप में सीधा, इसलिए रेखीय बोल रहे हैं इसे। ये रेखा का निर्माण करने की कंडीशन में है, इसलिए रेखीय बोल रहे हैं। एक घातीय बहुपद बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं, इसमें x की अधिकतम घात है 2, इसलिए ये द्विघातीय। इसे क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। इसे बोलेंगे त्रिघातीय, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3, इसलिए इसे बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इसे बोलेंगे एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। इसके उदाहरण भी लिख लेंगे अपन। एफ एक्स, इसके उदाहरण जैसे एक घातीय का उदाहरण 3x प्लस 5, आप खुद भी लिख सकते हैं। इसका उदाहरण द्विघातीय का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एफ एक्स। इसका 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये इसका उदाहरण हो गया। इसका उदाहरण ये हो गया। क्या उदाहरण इसका? 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कुछ भी उदाहरण हो सकता है जिसमें अधिकतम घात x कितनी हो? 3। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 1। ये इसके उदाहरण हो गए। इसे एक घातीय बहुपद बोलते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम घात x की 1 है। इसमें द्विघातीय इसे बोलते हैं, इसकी 2 है, इसकी 3 है। आगे देखते हैं बहुपद को लिखने का, कहां से ये बहुपद को लिखना हुआ है, कहां से ये लिख पाए हैं इसको, ये देख रहे हैं अपन। छोटी सी चीजें थोड़ी आपकी लेवल से थोड़ी ऊंची उठकर, पर आपको समझना जरूरी है कि ये कैसे बनता है। एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे कर कर ए एन माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2, ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर ए 2 एक्स की पावर 2 प्लस ए 1 एक्स की पावर 1 प्लस ए 0 एक्स की पावर 0। ये ऐसे बहुपद को लिखने का तरीका है। इसमें आप n बराबर, जो भी आपको जिस भी घात का बहुपद लिखना है वो n बराबर रख दीजिए
आपको बहुपद मिल जाएगा। जैसे अपन ये देख रहे हैं इसको कि ये x है, ये घटते क्रम में है। x की घात किसमें? घटते क्रम में। ये देखिए x की पावर n, n-1, n-2 ऐसे कर कर x की पावर 0 आ गई। x घटते क्रम में है। किस क्रम में है? घटते क्रम में। तो अपन ये a के साथ n-1 इसलिए लिखा है कि ये x जिस प्रकार का ये x है उसी प्रकार का अपन n को सोच सके, इसलिए लिखा है। नहीं तो अपन तो इसके f के गुणांक को a b c किसी भी रूप में लिख रहे थे ना, लेकिन अपन ने इसलिए लिखा है कि अपन समझ सके। छोटी सी बात है ये। इसमें ये जो n-1, n-2 ये क्या है? x के गुणांक है। क्या है? x के गुणांक है। ये तो है x की पावर n का गुणांक, ये है x की पावर n-1 का गुणांक, ये है x की पावर n-2 का गुणांक, ये गुणांक है। ठीक है, और ये a है, वास्तविक संख्याएं हैं। आगे बात करते हैं अपन सवालों की। किस प्रकृति के आपके सवाल आते हैं, उन सवालों को समझने के लिए आगे बात करते हैं। अपन विचार कर रहे हैं कि f(x) बराबर आपके कोई बहुपद है कि f(x) बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये है एक बहुपद है। इस बहुपद को अपन सरल करते हैं। सरल करने का तरीका आप जानते होंगे। इस x की जगह पर अपन 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे मान लिखते चलते हैं। इसे बोलते हैं सरल करना। अब x बराबर 0 पर सरल करते हैं। किस पर सरल करते हैं? x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर सरल किया तो f0 क्या बना? x की जगह पर 0 लिखा, पूरा पद ही 0 हो गया, ये 0। यहां पर भी 0 लिखा, ये भी 0 हो गया, प्लस 6। कितना आया? f(0) बराबर कितना आया? f(0) बराबर कितना आया? 6। आगे देखते हैं x बराबर 1 पर। f1 यहां पर 1 से गुणा किया 2 को, 2, 8 को गुणा किया 1 से 8, और ये 6 का 6, दोनों मिलकर 8, 6 प्लस 2 8 माइनस के 8 मतलब 0। f(1) बराबर अपन को मिल गया 0। x बराबर 2 पर देखते हैं। f(2) 2 स्क्वायर अपने 2x², इसकी जगह पर अपन देख रहे हैं x की जगह पर क्या लिखेंगे? 2। x की जगह पर लिखेंगे 2, तो x की जगह पर 2 लिखता है। 2 का स्क्वायर क्या बनता है? 4। 2 का स्क्वायर बनता है 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 8। 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, माइनस 8, x को गुणा करेंगे 2 से, x को गुणा करेंगे 2 से कितना बनेगा? 16, और ये 6 का 6, 8 और 6 14, और ये माइनस का 16 है, तो क्या है? माइनस का 2, मतलब f(2) बराबर माइनस का 2। देखते हैं x बराबर 3 पर। f(3) x का क्यूब कितना? 9, x का स्क्वायर कितना? 9, x² बराबर 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 9 को 2 से गुणा किया 18, 8 को 2 से गुणा किया 16, और 6 का 6। आठ को 3 से गुणा करेंगे, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 प्लस 6, 18 प्लस का 6 प्लस का 18 और 6 मिलके 24, ये माइनस का 24 बराबर 0, यानी कि f(3) बराबर 0। f(3) बराबर 0 क्या मिला अपन को? f(3) बराबर 0। यहां पर आप देखिए कि x बराबर 0 पर अपन को मिला 6, x बराबर 0 पर अपन को मिला 6, और x बराबर 1 पर अपन को मिला 0। x बराबर 1 पर क्या मिला अपन को? 0। x बराबर 2 पर क्या मिला? -2। x बराबर 3 पर क्या मिला? 0। मतलब समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां पर आपको समीकरण का मान 0 मिला है, जहां पर आपको समीकरण का मान
बहुपद का मान 0 मिला है, इस बहुपद का मान जहां पर 0 मिला है वह अंक आपका शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक। क्या कहलाता है? शून्यक। आपने ये सब लिखा। इसके बाद अपन लिखते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 3 पर अपन को fx का मान 0 मिल रहा है, इसलिए ये 3 और 1 इसके शून्य के मतलब जो अंक, कौन कौन से अंक हैं यहाँ पर? 1 और 3, जो अंक बहुपद को 0 बना दे, जो अंक बहुपद को 0 बना दे, जिनका मान x पर रखने पर 0 बन जाए, वो क्या कहलाएंगे? शून्यक। ये 1 और 3 अपन ने ऐसे अंक छांटे हैं जिनका मान x बराबर रखने पर ये बहुपद क्या बन गया? शून्यक। यानी कि इस बहुपद को जो शून्य बना दे, इस बहुपद को जो शून्य बना दे वो क्या कहलाएंगे? शून्यक। ठीक है, इन शून्यक को अपन समझ चुके हैं। शून्यक के हिसाब से आपके सवाल बने हुए हैं। आगे अपन देखते हैं, शून्य की परिभाषा देखेंगे। शून्य क्या होता है? शून्य की परिभाषा, शून्य तो समझ चुके हैं, इस हिसाब से अपन परिभाषा देख रहे हैं। शून्य की परिभाषा होती है कि कोई वास्तविक संख्या a, कोई वास्तविक संख्या a, कोई वास्तविक संख्या a बहुपद fx, बहुपद fx का शून्यक होगी यदि, शून्यक होगी यदि f ऑफ a बराबर 0। अपन ने यही काम किया था, x की जगह पर कोई मान रखा था, मतलब यहां पर कोई मान क्या बता रहा है? ये a। इस x की जगह पर अपन ने कोई मान रखा था, तब अपन बस बहुपद क्या मिला था? 0। इसलिए इसने बोला है कि कोई वास्तविक संख्या a बहुपद fx का शून्य कहलाएगी यदि f ऑफ a बराबर 0 बना दे। ठीक है, आगे देखो, अपन ने एक घातीय बहुपद देखा था, fx बराबर x प्लस b देखा था। यहां पर अपन कोई मान मानते हैं अल्फा, जैसे अपन यहाँ पर 0, 1, 2 माने थे ना, वैसे अपन कोई मान मानते हैं अल्फा। ये अल्फा इस बहुपद को अगर 0 बना देता है, ये अल्फा यानी कि f ऑफ अल्फा इसको क्या बना देता है? 0। क्या बना देता है? 0। ये f ऑफ अल्फा इसको क्या बना देता है? 0। मतलब x की जगह पर मान रखेंगे अल्फा और 0 बन जाएगा, यानी कि a अल्फा प्लस b। इस x की जगह पर अल्फा रखा, b की जगह पर b लेना दिया, ये क्या बना? 0। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या है? अल्फा इसका शून्यक। ये अल्फा क्या है? इसका शून्यक। अतः अल्फा इस fx का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। अभी और आगे बात कर रहे हैं अपन, ये इसका शून्यक है। ठीक है, अब शून्यक है, ये लिख चुके थे आप। ये शून्यक है अगर, तो इसे अपन यहां से सरल करते हैं, a अल्फा प्लस b बराबर 0। ये चीज है, इसको आगे बढ़ाते हैं, a अल्फा प्लस b बराबर 0। यहां पर अपन अल्फा का मान निकालना है अपन को। अल्फा का मान कैसे रखेंगे? a अल्फा बराबर माइनस का b, ये b उधर चल गया तो माइनस का बन गया, a अल्फा बराबर माइनस का b। अल्फा बराबर माइनस b अपॉन a, अल्फा बराबर माइनस b अपॉन a। यानी कि अगर अपन को कोई समीकरण दे रखी है ax प्लस b और वो अपन को पूछ रहा है कि उसका शून्यक बताओ, देखते हैं, तो अपन क्या बनाते हैं? क्या बता देंगे? माइनस का b अपॉन a। मतलब जो बिना x वाला पद है वो माइनस का बटे में a, वो इसका क्या बन जाएगा? शून्यक। ये किसके लिए था? एक घातीय के लिए, एक घातीय के लिए। अब द्विघातीय की बात करेंगे। द्विघातीय में कैसे होता है? अपन ने यहाँ पे fx एक घातीय के लिए ax प्लस b माना, इसमें कोई अल्फा जिसने इसको शून्य बना दिया, मतलब अल्फा क्या बन गया? शून्य। तो a अल्फा प्लस b पर विचार किया, अल्फा बराबर आया माइनस b अपॉन a। ये माइनस क्या है? ये माइनस क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद, यानी कि कोई अंक होगा, और ये a क्या है? x का गुणांक।
ए क्या है, एक्स का गुणांक, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एल्फा को कैसे लिख सकते हैं, एल्फा बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक, एक घातीय पद के लिए। अब द्विघातीय पदों के लिए बात करते हैं। द्विघातीय पद अपने द्विघातीय पदों के लिए बात करते हैं। द्विघातीय पद है आपके कोई एफ एक्स, क्या है, कोई एफ एक्स पद है द्विघातीय। एफ एक्स कौन सा पद है अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई द्विघातीय पद है। इस द्विघातीय पद में दो घात है तो शून्य कितने होंगे, दो, जितनी घात है उतने शून्य, जितनी पद की घात का, जितनी घात का बहुपद उतने शून्य। इसमें दो घात हैं तो शून्य भी कितने होंगे, दो। माना दो शून्य है अल्फा और बीटा, दो शून्य है अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा दो शून्य है, इसका मतलब है कि एफ एक्स, एफ अल्फा बराबर भी जीरो और एफ बीटा बराबर भी जीरो। देखिए अल्फा का मान रखेंगे एक्स में तब भी जीरो, और बीटा रखेंगे तब भी जीरो। तो मतलब इसका क्या हुआ, x बराबर अल्फा रखा तब भी जीरो बन गया, और x बराबर बीटा रखा तब भी जीरो बन गया। यानी कि x माइनस अल्फा बराबर जीरो और x माइनस बीटा बराबर जीरो। x बराबर अपन ने अल्फा लिखा एक बार, तो ऐसे लिखते हैं इसे, x बराबर अल्फा लिखा और x बराबर बीटा लिखा। तो यहां पर इसे कैसे लिख देंगे, x माइनस अल्फा बराबर जीरो आ गया, x माइनस बीटा बराबर जीरो। ये इधर आया तो माइनस का हो गया, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, ये दो चीजें बन गई, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या है, गुणनखंड, क्या है, गुणनखंड है इसके, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये इसके गुणनखंड है। अपन डायरेक्ट अब सवालों की बात करते हैं, सवालों में आपके कैसे पूछता है। मान लीजिए यहां पर आपके वो कोई देता है कि अल्फा और बीटा दो शून्य थे, मतलब दो गुणनखंड थे। जो गुणनखंड एफ एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये दो अल्फा और बीटा दो शून्य थे, दोनों गुणनखंड थे। ये दोनों गुणनखंड किसके बराबर होंगे, एफ एक्स के बराबर। मतलब इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पर ये मान प्राप्त होने का चांस है, अपने चांस है क्या, होंगे ही सही, क्योंकि इसके दो ही गुणनखंड होंगे और ये दोनों गुणनखंड ये हैं जो कि अपन ने लिख दिए। ऐसा करने पर अपना क्या बना, इस x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, इस x को बीटा से गुणा किया माइनस का बीटा x, इस माइनस के अल्फा को x से गुणा किया तो माइनस का x अल्फा, इस माइनस के अल्फा को माइनस के बीटा के गुणा किया तो अल्फा बीटा। ऐसा बना, ठीक। आगे देखते हैं, इस एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। अब एक्स के पद को और इस एक्स के पद को दोनों पर विचार करते हैं। माइनस के एक्स को बाहर ले लिया, क्या बना, बीटा प्लस अल्फा। क्या बना, बीटा प्लस अल्फा, या इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखिए, अपन ने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लेते हैं ये भी प्लस का बन गया और ये भी प्लस का बन गया, ये माइनस बाहर आते हैं, माइनस बाहर आते हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो अपन इसको या तो बीटा प्लस अल्फा लिख दें या अल्फा प्लस बीटा लिख दें। इसके बाद क्या बचा, अल्फा और बीटा, दो चीजें आ गई, एक्स स्क्वायर एक्स और अल्फा बीटा। अब आप इस पे और इस पे सोचिए, इन दोनों पे सोचिए क्या हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये अचर, ये क्या कहते हैं आपके जो गुणांक रहित है, जो एक्स रहित पद है, वो एक्स रहित पद है जो, ये एक्स रहित पद है जो बिना एक्स का पद, बिना एक्स का पद।
ये एक्स का पद, ये एक्स का पद, ये एक्स स्क्वायर का पद, ये एक्स स्क्वायर का पद। देख रहे हैं अपन। अब अपन यहां पर कोई एक चर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कोई एक स्थिरांक ले रहे हैं। के अपन ने कोई स्थिरांक लिया, के एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक। के एक स्थिरांक है। ये के अपन स्थिरांक ले रहे हैं जो अपन ने यहां पर गुणा कर दिया। के एक स्थिरांक है जो अपन यहां पर गुणा कर रहे हैं। कहां पर? यहां पर बड़े कोष्टक में। ये सारा अगर मैं चाहता तो आपको के पहले ही बता देता, पर आप सोल्व करने में थोड़ी गड़बड़ करते हैं, इसलिए के को अपन लास्ट में देख रहे हैं कि एक स्थिरांक है, इसको अपन ने यहाँ पर गुणा कर दिया। इस सारे में गुणा होगा। ये अब अंदर गुणा होगा तो क्या होगा? इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तीनों के साथ आएगा। मतलब एक्स का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ? सिर्फ के। एक्स का गुणांक क्या हुआ? के अल्फा प्लस बीटा। और बिना एक्स के पद के साथ, बिना एक्स के पद के साथ कौन सा गुणांक हुआ? अल्फा बीटा के। अल्फा बीटा के तीन गुणांक हो गए। अब आप तुलना करेंगे इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों में तुलना करेंगे। इन दोनों में तुलना करने पर क्या मिल रहा है अपन को? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिल रहा है? यहाँ पर ए और यहाँ पर के, यहाँ पर ए और यहाँ पर के मिल रहा है अपन को एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो के बराबर अपन ए लिख सकते हैं। के बराबर क्या लिख सकते हैं? ए। इसे भी लिख देना आप समीकरण ए और इसे लिख देना समीकरण 2। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पे देखते हैं दोनों में तुलना करने पर, 1 व 2 में तुलना करने पर। अब आपके सवालों की मीटिंग आ रही है। सवालों से कैसे मिलेंगे अपन? 1 व 2 की तुलना करने पर के बराबर ए, के बराबर ए मिल गया, यानी कि ए बराबर के हो गया अपना। ठीक है, ए बराबर के हो गया। आई बी की बात। बी बराबर क्या बना अपना? बी, बी बराबर क्या बना? के अल्फा प्लस बीटा। क्या बना? के अल्फा प्लस बीटा। ये बना बी। और माइनस का, और माइनस का ये बना बी। और सी क्या बना? सी बना के अल्फा बीटा। ये सी बना। इन दोनों की तुलना। यहां पर के बराबर ए, बी बराबर एक्स के अलावा जो पद है वो सारे बी, एक्स के अलावा सारे पद बी, एक्स के अलावा सारे पद बी। और ये सी, जितने भी पद है सी, इसमें जितने भी पद है सी, तो ये सी के अल्फा बीटा, ये तीनों पद, ये तीनों। और ये माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये के। अब आगे अपन बात करेंगे। ये इसलिए बनाए हैं अपन ने, इसलिए बनाए हैं कि सवालों में काम आएंगे। आप ध्यान से देखते जाइए बस इनको। अब अल्फा प्लस बीटा, इसको मिटा देता हूं मैं। आगे देखिए, अपने जो ये बन गया के बराबर ए बराबर के बन गया। पहली चीज तो ये बन गई ए बराबर के। दूसरी बनी बी, बी माइनस के, बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन के। देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ के रख दिया और इस माइनस के को उधर भेज दिया। के माइनस के को इधर भेज दिया, तो ये माइनस का के है। कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, ये पूरा माइनस है। इसलिए इसे अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल देंगे अपन? माइनस का बी अपॉन के। और इस अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा, एक चीज ये होगी, एक चीज ये होगी, एक चीज ये होगी, एक चीज ये होगी। अल्फा बीटा के ऐसा लिखा हुआ है। अल्फा बीटा के को किसके बराबर कर रखा है? सी के बराबर। इसके बराबर? सी के बराबर। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया? अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन के। क्या हो गया? अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन के। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन के हो गया। इसे आप इधर उधर लिख सकते हैं। ये तो चीज आप जानते होंगे कि इसको इधर लिख सकते हैं अपन। बराबर के दोनों तरफ कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं।
तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन के। अपन ने ये इसलिए लिखा है कि अपन आगे इसको किस रूप में लिखेंगे, देखिए आप, ये है अल्फा और ये है बीटा। ये अल्फा बीटा को अपन ने क्या माना था, शून्यांक। क्या माना था, शून्यांक। मतलब दोनों शून्यांकों का योग आपके बहुपद में किस रूप में बनता है, b अपॉन के रूप में। b a बराबर क्या है, a बराबर क्या है अपने k। इस k को क्या लिख सकते हैं, a। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर b अपॉन a और अल्फा बीटा बराबर c अपॉन k। धीरे धीरे समझ में आता रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a और अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। यानी कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग क्या बना, माइनस बी अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल क्या बना, सी अपॉन ए। और ए क्या था यहां पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, शून्यांकों के योग को, माइनस एक्स स्क्वायर का, नहीं एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं। और इससे क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए, सी अपॉन ए। सी क्या है, ये सी क्या है, ये। इसे क्या लिखते हैं, सी को क्या लिखते हैं, अचर पद। क्या लिखते हैं, अचर पद। सी को क्या लिखते हैं, अचर पद। यानी कि अल्फा बीटा गुणांक शून्यांकों का गुणनफल क्या बना, अचर पद बटे ए। अचर पद बटे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर अपन सवालों के तौर पर देखें तो ये इतनी सी चीज ही बतानी थी मेरे को, ये इतनी सी चीज ही बतानी थी, ये एफ एक्स बराबर ऐसे करके और ये बतानी थी। लेकिन मैंने आपको पूरा इसलिए समझाया क्योंकि आपके आगे काम आ सके, इसलिए आपको पूरा समझाया है। आप चाहो तो इससे भी काम चल सकता है। तो अपन देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि ये चीज जो बनी है आपकी, ये चीज जो बनी है, ये बन गई आपके शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यांकों का गुणनफल, ये बन गई शून्यांकों का गुणनफल। देखिए आप, शून्यांकों का गुणनफल नहीं है क्या, अल्फा और बीटा दोनों शून्यांक थे, ये क्या है, आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या बन गया, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। लिखिए इसे, इन दोनों चीजों को लिखिए। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद अपन सवाल देखेंगे, सवाल कैसे करना है। देखें, आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं। फिर आप एक तरह के सवाल बता देता हूं, फिर अगली तरह के उसी तरह के सारे सवाल आप कर लेंगे। आपकी एग्जाम्पल है कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है बहुपद, द्विघातीय बहुपद है, ये दिख रहा है। इसके शून्यांक याद कीजिए। क्या याद कीजिए, शून्यांक याद कीजिए। शून्यांक याद करना है। शून्यांक कैसे याद करते हैं अपन, शून्यांक याद करने का तरीका है अपने पास। शून्यांक कैसे याद करते हैं, और शून्यांक याद करने के साथ क्या करना है, शून्यांक और गुणांकों, कौन से गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांकों के मध्य संबंध भी बताइए। इस प्रकार का सवाल है आपके। देख लिया, सवाल सॉल्व करते हैं। कैसे सवाल सॉल्व होता है। सवाल सॉल्व करने के लिए
आप एक तरीका तो आपका शून्यांक ज्ञात करने का जानते हैं, मतलब समीकरण को सोल्व करने का जानते हैं। इस समीकरण के गुणनखंड करके आप इसे सरल करना जानते हैं। एक तरह तो वैसे सरल करेंगे और एक अपन ने सीखा वैसे सरल करेंगे, उन दोनों में संबंध ज्ञात करना है। एक तो वैसे सरल करेंगे, एक ऐसे सरल करेंगे, दोनों में संबंध ज्ञात करना है।